वेलकम टू सोर्ड ऑफ नॉलेज। आज हम लोगों ने एयोटिक स्टेनोसिस की बात करनी है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एयोटिक रिगर्जिटेशन की बात की थी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा एयोटिक वाल्व एक ऐसा वाल्व होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और बॉडी को कनेक्ट करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड बॉडी की तरफ भेजता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स करता है तो लेफ्ट एट्रियम से इसकी तरफ ब्लड मूव करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोली बोलते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को हम डायस्टोली बोलते हैं। सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल के अंदर अयोटिक वाल्व को ओपन होना चाहिए। डायस्टोलिक फेज के अंदर अयोटिक वाल्व को क्लोज होना चाहिए। लास्ट वीडियो वाज अबाउट अयोटिक रिगर्जिटेशन, जिसके अंदर हम चाहते थे अयोटिक वाल्व सही तरीके से क्लोज हो, जो कि एक डायस्टोलिक प्रॉब्लम थी। आज की प्रॉब्लम हमारे पास अयोटिक स्टेनोसिस है, जिसके अंदर हम चाहते हैं अयोटिक वाल्व सही तरीके से ओपन हो। तो किस फेज के अंदर ओपन होना चाहिए? सिस्टोलिक के अंदर ओपन होना चाहिए। इसी फेज के अंदर अब अयोटिक वाल्व सही तरीके से ओपन नहीं हो पा रहा, सो इट्स अ सिस्टोलिक प्रॉब्लम। ओके, अब सही तरीके से ब्लड बॉडी की तरफ नहीं जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तमाम के तमाम सिम्टम्स हमारे पास कोरिलेट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने हाई यील्ड पॉइंट्स को। हाई यील्ड पॉइंट नंबर 1, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ aortic stenosis विच इज़ aortic valve not opening easily, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। नंबर 2, इट्स अ सिस्टोलिक प्रॉब्लम। कार्डिक साइकिल की दो फेजेस डायस्टोली और सिस्टोली में से किस फेज का ये प्रॉब्लम है? सो इट्स अ सिस्टोलिक प्रॉब्लम। वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट? बिकॉज इसी से हम डिटरमिन करते हैं हमारा मरमर, हमारा एबनॉर्मल साउंड जो होगा वो सिस्टोलिक होगा या डायस्टोलिक होगा। हमने डिटरमिन कर लिया कि कार्डिक साइकिल के सिस्टोलिक फेज के अंदर एयोटिक वाल्व को ओपन होना चाहिए, जहाँ ये ओपन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमें सिस्टोलिक क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो मरमर देखने को मिलेगा फॉलोइंग एन इजेक्शन क्लिक। सो ये मरमर हमें देखने को मिलता है। मरमर एबनॉर्मल साउंड्स होती हैं जो कि हमारे पास नॉर्मली अकरिंग S1 और S2 के दरमियान अकर होती हैं। अगर तो वो S1 और S2 के दरमियान में कहीं पे मौजूद हों तो उनको हम सिस्टोलिक साउंड्स बोलते हैं या सिस्टोलिक मरमर्स बोलते हैं। अगर वो S2 और अगले S1 के दरमियान में अकर हों तो इनको हम डायस्टोलिक मरमर्स बोलते हैं। S1 एक ऐसा साउंड है जो ट्राइगस्पिड और माइटल वाल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होता है। S2 एक ऐसा साउंड है जो कि एयोटिक और पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हमें जो मरमर सुनाई देगा वो सिस्टोलिक क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो मरमर फॉलोइंग एन इंजेक्शन क्लिक सुनाई देगा, या हम इसे एक और ज़ुबान के अंदर भी लिख सकते हैं, मिड सिस्टोलिक और लेट पीकिंग मरमर हैविंग एन इंजेक्शन क्लिक। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका क्या मतलब है। सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है ये तो हमने डिटरमिन कर लिया। डिक्रेशेंडो क्रेशेंडो ये वॉइस थी, मैंने आपको बताया था। क्रेशेंडो का मतलब होता है वॉइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, और डिक्रेशेंडो का मतलब है वॉइस ऊपर से नीचे आ रही है तेज से कम की तरफ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखें तो पहले ग्राफ ऊपर को जा रहा है, तेज होगी वॉइस, फिर आहिस्ता होगी, तो इट इज़ क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो। और फेज कौन सी है? सिस्टोलिक है। इजेक्शन क्लिक का मतलब है, अगर आपको मर्टल स्टेनोसिस का टॉपिक याद होगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, मैंने ये मैकेनिज़्म वहाँ भी बताया था कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि एयोटिक वाल्व सही तरीके से ओपन नहीं हो रहा, वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी मर्टल वाल्व सही तरीके से ओपन नहीं हो रहा, तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। एक वक्त आएगा ये थोड़ा सा ओपन होगा, जैसे ही ओपन होगा देर इज़ अ साउंड विच प्रोड्यूस इन aortic stenosis, also this sound was producing in mitral stenosis। उसको हमने बोला था ओपनिंग स्नैप, जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था क्योंकि वो डायस्टोलिक की प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम इंजेक्शन क्लिक बोल रहे हैं। ठीक हो गया, तो इस वजह से हमें क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो विद एन इंजेक्शन क्लिक सुनाई दे रहा है, और ये सिस्टोलिक के अंदर है। दूसरी बात जो हम लोगों ने लिखी है मिड सिस्टोलिक है, ऑफ कोर्स ये सिस्टोलिक के दरमियान में करके कहीं पे मौजूद है। और लेट पीकिंग, तो ये एंड पे जाके यहाँ पे लेट पीकिंग का मतलब है इसकी पीक जो बन रही है वो सिस्टोलिक के लेट करके बन रही है। ओके, इट्स नॉट लाइक के सिस्टोलिक के स्टार्ट में बन रही है, तो इसलिए इन्होंने लेट पीकिंग मरमर लिख दिया। असल में ये जो मरमर्स हैं इनको हम लोग एग्जामिनर इसको कई तरीक़ों से लिख सकता है। अगर आप सिस्टोलिक क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो भी याद रखें विद एन इजेक्शन क्लिक तो भी काफ़ी होगा। जो चीज़ कॉमन होगी वो इजेक्शन क्लिक होगा। आप लेट पीकिंग दे के वो कंफ्यूज कर सकता है, मिड सिस्टोलिक दे के वो कंफ्यूज कर सकता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें लिखने का मकसद ये है कि आप कंफ्यूज ना हो, आप पिक कर सकें क्वेश्चन को जब भी आपके सामने आए।
किसी भी हवाले से। तो बेसिकली आपने जो मैकेनिज़्म है वो याद रखना है, इजेक्शन क्लिक क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ये मिड है, ये लेट है, इसकी पीक बन रही है, ये क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो क्या होता है, ये चीज़ें अगर आपको याद होंगी, आपके ज़हन के अंदर होंगी तो आप पिक कर सकते हैं तमाम की तमाम चीज़ों को। ओके, अगला पॉइंट है इट कॉज़ स्लो वीक पल्सेस। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया यहाँ पे एओर्टिक स्टेनोसिस हुई हुई है, ब्लड बॉडी की तरफ नहीं जा पाएगा जिसकी वजह से पल्स जो है वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगी, बड़ी वीक सी पल्स होगी क्योंकि ब्लड सही तरीके से आगे मूव ही नहीं कर रहा। जब ब्लड सही तरीके से मूव नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स स्लो और वीक पल्स हमें सुनाई देगी या देखने को मिलेगी एग्जामिनेशन के अंदर। अच्छा, इसको लैटिन ज़ुबान के अंदर हम बोलते हैं पुल्सोस पार्वोस इटारडोस। हाँ, तो इट्स अ लैटिन एक्सेंट है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा होता है, उसने लिखा होता है कि हमें देखने को मिल रहा है पल्सेस पार्वस। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहें लैटिन के अंदर इसको हम बोलते हैं पुल्सोस पार्वोस इटारडोस। तो इट्स अ लैटिन एक्सेंट, तो आप जैसे भी इसको याद करना चाहें इसका मतलब यही होता है कि स्लो वीक पल्स हमें देखने को मिल रही है। ओके, पुल्स का मतलब होता है पल्स, पार्वस स्लो, ईद का मतलब एंड और तारदुस का मतलब वीक होता है। तो पार्वुस ई तारदुस का मतलब स्लो एंड वीक और पल्सुस यानी कि पल्स। अगर तो एयोर्टिक स्टेनोसिस हमारे पास बहुत सीवियर है तो हमें एक ट्रायड देखने को मिलेगा जिसके अंदर सिंकोपी, एंजाइना और डिस्पनिया होगा जिसको हम निमोनिक सैड से याद रखते हैं। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रायड हमें एयोर्टिक स्टेनोसिस जब सीवियर होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो इट्स सैड, सिंकोपी, एंजाइना एंड डिस्पनिया। ऑफ कोर्स ये तमाम के तमाम सिम्पटम रिलेट कर सकते हैं आप। ब्लड सही तरीके से बाहर नहीं जा रहा, जब सही तरीके से बाहर नहीं जा रहा तो हमें सिंकोपी, एंजाइना और डिस्पनिया देखने को मिलेगा। डिस्पनिया क्यों देखने को मिल रहा है, तो अगर आप लोगों ने मेरी कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको बताया ब्लड जो है वो आगे मूव नहीं कर रहा, यहीं पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा, उसके बाद यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा और बैक फ्लो करेगा लंग्स की तरफ जिसकी वजह से हमें डिस्पनिया भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, केस के अंदर वो आपको क्या दे सकता है? केस के अंदर वो आपको बाइकस्पिड अयोर्टिक वाल्व दे सकता है व्हिच इज़ एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम में भी टर्नर सिंड्रोम के सिम्पटम देख सकता है या आपको डायरेक्टली बता सकता है कि बाइकस्पिड अयोर्टिक वाल्व है। तो बाइकस्पिड अयोर्टिक वाल्व हमारे पास बहुत ज़्यादा रिलेट करता है एयोर्टिक स्टेनोसिस के साथ। बाइकस्पिड अयोर्टिक वाल्व क्या होता है? इस इमेज के अंदर अगर आप देखें, नॉर्मली एयोर्टिक वाल्व के 3 कस्प होते हैं, 3 लीफलेट होते हैं। यहाँ पे इस इमेज के अंदर देखें नॉर्मल है विद 3 कस्प। लेकिन बाइकस्पिड के अंदर क्या होता है, एक कस्प मिसिंग होता है, इट्स अ कंजेनिटल डिसऑर्डर। तो जब हमारे पास 2 कस्प होंगे तो मोर चांसेस हैं कि हमारे पास स्टेनोसिस हो जाए इस वाल्व के अंदर। आई होप एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस, एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो आप कोई भी एमसीक्यूज़ पे कर सकते हैं आसानी के साथ। तो गाइज़ क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे मरमर्स कर लिए हैं इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा होगा। इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है ताकि हम तमाम के तमाम मरमर्स को एक जगह पे कलेक्टिवली देख सकें, हम रिवाइज़ कर सकें। तो ये बेसिकली रिवीजन है, जो आपने वीडियोस देखी हुई हैं उनको आप याद दहानी करें उनकी और मुझे आंसर करें। तो असूल आप लोगों के पास होना चाहिए, S1 और S2 के दरमियान जो मरमर होगा उसे सिस्टोली बोलते हैं, S2 और S1 के दरमियान जो होगा उसको डायस्टोली बोलते हैं। S1 इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ मिटरल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, S2 इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ आयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। तो S1 और S2 के दरमियान जो मरमर होगा वो सिस्टोली, S2 और S1 के दरमियान जो मरमर होगा वो डायस्टोली। हम लोगों ने ये देखना है डिजीज़ कौन सी है, डिजीज़ के अंदर नॉर्मली उस वाल्व का फंक्शन क्या है और जो जिस कार्डियक साइकिल का वो मसला होगा वही मरमर में सुनाई देगा। मिसाल के तौर पे कार्डियक साइकिल की 2 फेजेस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो हमने ये तयन करना है सिस्टोलिक मरमर है या डायस्टोलिक मरमर। उसके बाद हम मज़ीद चीज़ों को देखते हैं। पहली डिजीज़ है हमारे पास आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस की बात करें जिसके अंदर आयोटिक वाल्व की स्टिफनेस हो जाती है। कब आयोटिक वाल्व को रिलैक्स करना चाहिए, सिस्टोलिक के अंदर या डायस्टोलिक के अंदर? ऑफ कोर्स सिस्टोलिक के अंदर। तो इट्स अ सिस्टोलिक मरमर विद एन इजेक्शन क्लिक। दूसरी हम बात करें माइटल स्टेनोसिस की। माइटल स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है, माइटल वाल की हार्डनिंग हो जाती है। माइटल वाल को कब ओपन होना चाहिए? ऑफ कोर्स डायस्टोलिक के अंदर। तो इट्स अ डायस्टोलिक प्रॉब्लम विद द ओपनिंग स्नैप और यहाँ पे करके ओबियसली S1 होगा। तो ये डायस्टोलिक फेज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आयोटिक रिगर्जिटेशन। कब आयोटिक रिगर्जिटेशन होती है? जब आयोटिक वाल्व सही तरीके से क्लोज ना हो। कब आयोटिक वाल्व को क्लोज होना चाहिए? इन डायस्टोलिक। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे S1 होगा और ये हमें यहाँ पे ये मरमर देखने को मिल रहा है। इसके बाद माइटरल वाल्व प्रोलैप्स, किसी को भी आप उठा के देख लें। माइटरल वाल्व प्रोलैप्स की बात करें S1 और S2 के दरमियान यहाँ पे मौजूद है। क्यों माइटरल वाल्व को रिलैक्स, माइटरल वाल्व को क्लोज कब होना चाहिए था? ऑफ कोर्स सिस्टोलिक के अंदर। तो यहाँ पे हमें मिड सिस्टोलिक क्लिक के साथ ये मरमर देखने को मिलता है। इसके बाद माइटरल और ट्राइकस्पिड वाल्व और रिगर्जिटेशन की बात करें, होलो सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास माइटरल और ट्राइकस्पिड वाल्व को कब क्लोज होना चाहिए प्रॉपर्ली? इन सिस्टोलिक।
लास्टली हम लोग बात करते हैं वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट की, जिसमें हमें होलोसिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है और इसकी इंटेंसिटी में फ़र्क है। यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी कम है और यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी हाई है। दैट इज़ द डिफरेंस। आई होप तमाम के तमाम मर्मर्स सेंस में कर रहे होंगे। बस आपने ये देखना होता है कि बीमारी किस कार्डियक साइकिल की फेज़ की है, कब उस हार्ट को नॉर्मली फंक्शन करना चाहिए, एंड यू क्लिक योर आंसर। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद मर्मर ऑफ aortic stenosis? अल्फा अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, बीटा मिड सिस्टोलिक मर्मर, चार्ली कंटिन्यूस मर्मर थ्रू आउट सिस्टोल एंड डायस्टोल, डेल्टा लेट डायस्टोलिक मर्मर, ईटा कंटिन्यूस डायस्टोलिक मर्मर। जी, तो मैंने आपको तीनों पॉइंट्स बता दिए थे, उनमें से एक मिड सिस्टोलिक मर्मर भी था। डायस्टोलिक बिल्कुल भी नहीं है, कंटिन्यूस भी नहीं है, और डायस्टोलिक यहाँ पे भी डायस्टोलिक, तो आप क्लिक कर सकते हैं इट्स अ सिस्टोलिक मर्मर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच क्लासिकल ट्रायड ऑफ सिम्टम इज एसोसिएटेड विद सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस? इसका जवाब आपने खुद देना है, पॉज करें वीडियो को, देखें सैड कहाँ पे है। इट्स चार्ली ऑप्शन, सिंकोपी एंजाइना एंड डिस्पनिया। क्वेश्चन नंबर 3, what is the most common cause of aortic stenosis in individuals under the age of 70? Alpha rheumatic heart disease, beta bicuspid aortic valve, Charlie congenital heart defect, delta atherosclerosis, eta infective endocarditis। जी, तो बीटा bicuspid aortic valve अंडर द एज ऑफ 70, अबव द एज ऑफ 70 को पूछ लेता है तो इट्स एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, which physical examination finding is characteristic of aortic stenosis? Alpha bounding pulse, beta pulsus paradoxus, चार्ली वाटर हैमर पल्स, डेल्टा पल्सोस पार्वस, आपको पता चल गया होगा, ईटा नॉन, तो नॉनी भी नहीं है हमारे पास, बाउंडिंग पल्स भी नहीं है। बाउंडिंग पल्स पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था एओर्टिक रिगर्जिटेशन की फाइंडिंग है। पल्सोस पैराडॉक्सस हमें हार्ट फेलियर के अंदर देखने को मिलता है। वाटर हैमर पल्स भी हमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर देखने को मिलती है, तो इट्स अ डेल्टा ऑप्शन पल्सोस पार्वस, तो इंग्लिश के अंदर पल्सस पार्वस आप बोल सकते हैं। लास्ट है हमारे पास एडवांस लेवल क्वेश्चन। एडवांस लेवल क्वेश्चन के अंदर क्या लिखता है, अ 45-year-old मेल प्रेजेंट विद exertional dyspnea and chest discomfort. Physical examination reveal a mid-systolic murmur radiating to the carotids. Echocardiography reveals severe aortic stenosis with the valve area of 0.8 centimeter square. What is the most appropriate management for this patient? Alpha lifestyle modification only, beta pharmacological therapy with calcium channel blockers, Charlie balloon valvoplasty, delta aortic valve replacement, या eta observation with the serial echocardiograms? जी, तो आंसर इज डेल्टा aortic valve replacement। गाइस आपने देखना होता है कि कस्प का जो स्टेनोसिस है उसकी वजह से हमारे पास एरिया कितना ओपन है, तो अगर तो एरिया लेस देन 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओपन हो, यानी कि इतनी कम ओपनिंग रह गई है उस वाल के अंदर। देखें स्टेनोसिस के अंदर होता क्या है कि ये सुराख होता है जिधर से ब्लड निकलना होता है, तो स्टेनोसिस के अंदर यही होता है कि ये सुराख छोटा हो जाता है, ठीक है, कस्प सही तरीके से ओपन नहीं होते। तो अगर तो उसका डायमीटर, उसका साइज़ 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर से कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं विद aortic valve replacement। अगर तो वो आपको कह देता है 2 है या इससे ज़्यादा है, 1.5 है, 1.3 है, 1.4 है, तो आंसर विल नॉट बी aortic valve replacement। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, और लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हम मज़ीद से मज़ीद काम करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी इस चीज़ से। थैंक यू सो मच।